भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सर, द सुपर स्पाई ऑफ इंडिया, और आज के समय में जिनकी जोड़ी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ काफ़ी फेमस है, दरअसल में ये 1967 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं और 1974 और 75 के समय में इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए थे जिसके वजह से प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, जो कि आमतौर पे एक ऑफिसर को उसकी 14 साल की सर्विस के बाद दिया जाता है, इन्हें सिर्फ 7 साल की सर्विस के बाद इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम हृदय तिवारी और आज हम इसी कहानी पे बात करेंगे कि सिक्किम कैसे भारत का हिस्सा बना, उसमें अजीत डोभाल सर का क्या रोल था, कैसे मिसेस गांधी और अजीत डोभाल की जोड़ी ने मिलकर अमेरिका के प्लान को न्यूट्रलाइज किया था सिक्किम में। क्या है पूरी कहानी, तो आइए जानते हैं। दरअसल ये बात है सिक्किम की। साल 1975 में सिक्किम भारत का 22nd स्टेट बना था, पर 75 के पहले सिक्किम का स्टेटस एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट का था। दरअसल सिक्किम में उस समय तक राजशाही थी, वहां पे राजा का शासन था और इंडियन गवर्नमेंट की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से थी। बाकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वहां की राजशाही संभालती थी। अगर सिक्किम की हिस्ट्री की बात की जाए तो स्वतंत्रता के पहले से ही सिक्किम में राजशाही का शासन था और छोग्याल डायनेस्टी वहां पे शासन कर रही थी। वहाँ की डेमोग्राफी की अगर बात की जाए तो सिक्किम में आमतौर पे मोस्टली 2 ही कम्युनिटी थी जो डोमिनेट कर रही थी। एक थी नेपाली कम्युनिटी जो कि हिंदू वर्शिपर थी और दूसरी थी लेप्चा भूटिया कम्युनिटी जो कि बुद्धिज्म को वर्शिप करती थी। जो वहाँ के राजा थे वो लेप्चा भूटिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। हालांकि लेप्चा भूटिया कम्युनिटी वहाँ माइनॉरिटी पे थी, पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा रोल था और नेपालीज जो कि हिंदू वर्शिपर थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई स्टेक ही नहीं था और यही चीज आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनी। दरअसल बात ये थी कि स्वतंत्रता के पहले सिक्किम का ब्रिटिश इंडिया के साथ एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट का अग्रीमेंट था और वो अग्रीमेंट 1950 में एक्सपायर होने वाला था, जहां इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई। वहीं उन्होंने सिक्किम के लिए एक चौथी भी पॉलिसी बनाई थी प्रोटेक्टोरेट स्टेट की, और ये पॉलिसी ब्रिटिश इंडिया एग्रीमेंट का कंटिन्यूएशन ही थी। दरअसल उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ऐसे थे जो इस पॉलिसी का विरोध भी किए थे, पर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अगर हम सिक्किम को डायरेक्टली इंडिया में मर्ज करते हैं तो ये एक अग्रेशन होगा अगेंस्ट चाइना और इससे दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ सकती है। तो टेंशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि जिससे इंडिया और सिक्किम के इंटरेस्ट भी अलाइन रहे, सिक्किम भारत का एक हिस्सा भी बना रहे और चाइनीज एग्रेशन भी ना फेस करना पड़े। वही बात है, अपीजमेंट की पॉलिसी हमारी पहले से ही रही है चाइना की तरफ ही, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए या अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए। दरअसल साल 2003 में तिब्बत को चाइना का इंटीग्रल पार्ट ऑफिशियली इंडिया ने साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही रिकॉग्नाइज किया था। तो अपीजमेंट की पॉलिसी हमारी बहुत पुरानी रही है। अब आते हैं इस टॉपिक पे। तो पुराने एग्रीमेंट को कंटिन्यू करने के लिए साल 1950 में इंडियन गवर्नमेंट और सिक्किम के महाराजा के बीच में फिर से इंडो सिक्किम ट्रीटी ऑफ 1950 साइन हुआ और सिक्किम फिर से भारत का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया। चूंकि इस एग्रीमेंट के साइन होने की एक वजह यह भी थी कि जो सिक्किम के महाराजा थे वो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक दोस्त भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये भरोसा था कि जो सिक्किम के महाराजा हैं, जिनका नाम तासी नामग्याल था, वो कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के विरुद्ध नहीं जाएंगे। सारी चीजें ठीक चल रही थी, पर साल 1963 में सिक्किम के महाराजा तासी नामग्याल की मृत्यु हो गई और उनकी गद्दी उनके बेटे पाल्डेन नामग्याल को चली गई। अब पाल्डेन नामग्याल का हिसाब किताब थोड़ा उल्टा था। जैसे कि ये जब भी फॉरेन विजिट पे जाते थे, ये सिक्किम को एक अलग प्रोजेक्ट करते थे। भाई साहब ये अपना एक अलग ही फ्लैग लेके ट्रेवल करते थे फॉरेन विजिट्स पे, और इस समय तक उन्होंने एक शादी भी कर ली थी और ऐसा माना जाता था कि जो उनकी पत्नी थी वो CIA की एजेंट थी, क्योंकि वो जिस तरीके से वो सिक्किम में प्लांट हुई थी, एक साधारण सी महिला सिक्किम आती है, उसको प्यार होता है वहाँ के राजा के साथ और शादी होती है और रातों रात वो सिक्किम की महारानी बन जाती हैं। सारी चीजें यहाँ तक भी ठीक चल रही थी, पर इसके बाद जो सिक्किम की महारानी थी वो सिक्किम के गवर्नेंस में अपना इन्फ्लुएंस दिखाने लगती हैं, वहाँ की पॉलिसीज एंटी इंडिया करने लगती हैं। एट द सेम टाइम वो एक अच्छी राइटर भी थी और इसी समय उन्होंने कुछ भारत विरोधी लेख भी लिखे थे, जैसे कि उन्होंने सिक्किम को एक ऑटोनॉमस स्टेट बताया था,
उन्होंने बोला था कि अब ब्रिटिश जा चुके हैं और सिक्किम अब किसी का प्रोटेक्टोरेट स्टेट नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल रीजन का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है उसे भी सिक्किम में मर्ज करने की बात कही थी। ये सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट नोटिस कर रही थी और सिक्किम का एंटी इंडिया इंस्टेंस ऑब्जर्व कर रही थी, पर उस समय अभी हालात ये नहीं थे कि डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। साथ ही साथ उस समय पे सिचुएशन कुछ ऐसी भी बन गई थी जिसके वजह से सिक्किम को लेके भारत कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। भारत कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे सिक्किम पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट हो जाए। कुछ सिचुएशन उस समय की अगर बात की जाए तो जैसे कि उसी समय तक चाइना तिब्बत पे अपना अग्रेशन कर चुका था, तिब्बत की ऑटोनॉमी खत्म कर चुका था। वहीं सिक्किम में ऑलरेडी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, जैसे कि नेपालीज लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जिनका स्टेक माइनर था, वो लोग प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली कर रहे थे मोनार्की के खिलाफ। साथ ही साथ 1967 में चाइना सिक्किम में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर चुका था। हालांकि इस बैटल में इंडिया ने सिक्किम को बड़ी मारा था, उठा उठा के मारा था भाई। और अफसोस कि इस युद्ध के बारे में हम चर्चा ही नहीं करते। सबको पता है सिर्फ 62 की लड़ाई, पर 67 की लड़ाई जो इंडिया चाइना के बीच में हुई थी नाथुला पास में, तो उसका कोई जिक्र ही नहीं होता है। इन सारी घटनाओं से भारत सरकार को एक बात तो पता चल गई थी कि सिक्किम जो है वो चाइना का गेटवे हो सकता है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। इसीलिए सिक्किम को लेकर कोई जल्दबाजी भारत सरकार नहीं करना चाहता था, वो अपने कदम सोच समझ के ले रहा था। समय का पहिया आगे बढ़ा, धीरे धीरे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई 71 की। जब 71 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई खत्म हुई, तब मिसेस गांधी ने उस समय के रॉ और आईबी के जो आर्किटेक्ट थे और उस समय के रॉ के चीफ भी थे, RN काऊ को बुलाया और उनसे बोला कि ये सिक्किम का कुछ करो यार, देखो कोई पॉलिसी बनाओ इनके लिए जिससे इनकी बेचैनी दूर की जा सके। तो RN काऊ ने उस समय पे एक प्लान ड्राफ्ट किया, जिस प्लान का मेन थीम ये था कि जो सिक्किम में मोनार्की है, जो सिक्किम में राजशाही है, उसे धीरे धीरे कमजोर किया जाए और जनता को धीरे धीरे पावर दिया जाए। वहां पे कुछ प्रो इंडिया लीडर प्लांट किया जाए, फंडिंग दी जाए, पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइटेड किया जाए, वहां पे चुनाव किया जाए और राजा की पावर को कम किया जाए। इंदिरा गांधी ने इस प्लान को हरी झंडी दे दिया। इसके बाद 71 से 74 तक रॉ ने अपने एसेट्स सिक्किम में प्लांट किए, वहां की छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को मिलाया और एक लार्जर पॉलिटिकल पार्टी बनाया। आमतौर पे उस समय पे सिक्किम नेशनल कांग्रेस थी जो सबकी लीडर थी वहां पे, और वहीं मोस्टली एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा रही थी। रॉ ने वहां पे इस कांग्रेस पार्टी को फंडिंग दी, उसके लीडर को सपोर्ट किया, साथ ही साथ प्रो इंडिया सेंटीमेंट भी जनरेट की वहां की जनता के बीच में। ये सारी चीजें तो चल ही रही थी। इस समय तक अभी जो भारत के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल सर, वो भी मिजोरम में थे और एक ऑपरेशन में थे। 74 में उनका ऑपरेशन वहां पे खत्म हुआ और उन्हें तुरंत फिर सिक्किम भेजा गया। अजीत डोभाल सर की एक अच्छी खासियत ये थी कि वो लोगों के बीच में घुल मिल जाते थे। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तगड़ी थी और कन्विंसिंग पावर तो नेक्स्ट लेवल की थी भाई। उनकी कन्विंसिंग पावर का पता सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मिजोरम एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रहा था, तो उस समय ये वहां के इंसर्जेंट के बीच में जाते हैं, उनके लीडरों को, जो मेन लीडर थे, कमांडर थे, उनको अपने घर पे बुलाते थे और अपनी पत्नी से सुअर का मीट बनवा कर खिलाते थे और उन्हें कन्विंस करते थे कि तुम इंसर्जेंसी छोड़ो और भारत सरकार के साथ आ जाओ। तो उनकी कन्विंसिंग पावर इतनी तगड़ी थी। और सोचिए उनकी शादी भी उस समय अभी नहीं हुई थी। तो 74 में ये सिक्किम जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे पहले जाके सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं प्रो इंडिया सेंटीमेंट जनरेट करने के लिए, एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें उनके प्लान के हिसाब चली और 74 में जैसे तैसे राजा मान गया कि हाँ सिक्किम में अब इलेक्शन होगा। 74 में इलेक्शन हुआ और सिक्किम नेशनल कांग्रेस जीत गई। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के उस समय के चीफ काजी लेंडुक दोरजी वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं बना था, तो इसीलिए वहां पे अभी प्राइम मिनिस्टर बने। फिर धीरे धीरे समय बीता, साल भर भी नहीं बीता, उसी के समय राजा और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे काजी दोरजी, उनके बीच में टेंशन जनरेट हो गई। फिर वहां के जो PM थे काजी, उन्होंने फिर इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप इंटरवीन करिए। उनके रिक्वेस्ट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी और जो सिक्किम के राजा थे उनके पैलेस को सीज कर दिया।
सिक्किम का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया और वहां के राजा से उनकी सारी पावर छीन ली गई। इस घटना के बाद फिर सिक्किम असेंबली में वहां के प्राइम मिनिस्टर काजी दोरजी ने एक बिल पास किया जिसमें सिक्किम को भारत का हिस्सा बताया। अच्छा, ये सारी चीजें तो चल ही रही थी। उधर जो CIA की एजेंट थी, जो राजा साहब की पत्नी थी, वो भी अपना खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला काम कर रही थी, इधर उधर हाथ पांव चला रही थी, पर उनकी कुछ चल नहीं रही थी। जब सिक्किम असेंबली में उन्होंने सिक्किम को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित किया, तो इस समय तक इंटरनेशनल मीडिया इंडिया पे प्रेशर बनाने लगा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट में अपनी आर्मी को भेजकर वहां के राजा के पैलेस को सीज कैसे करा सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल नैरेटिव को काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे एक रेफरेंडम अलाउ करा दिया। और सोचिए, सिक्किम जैसी टफ टोपोग्राफी में 5 दिन के अंदर चुनाव कराए गए और 97% लोगों ने इंडिया के फेवर में वोट किया कि नहीं, हमें इंडिया के साथ मर्ज करना है और मोनार्की को खत्म करना है। रेफरेंडम के बाद भारत सरकार ने अपने पार्लियामेंट में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास की और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ये सारी चीजें तो हो गई, पर इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि जब सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया तो जो CIA एजेंट थी जिसने शादी की थी वहां के राजा के साथ, वो उसके बाद राजा को तलाक देके वो अमेरिका चली गई, उन्हें छोड़ दी। मतलब राजा साहब का भी कट गया और इधर सिक्किम की तो जनता खुशी थी। तो कुछ इस तरीके से इंदिरा गांधी ने रॉ और तब के आईबी में वो अपॉइंटेड थे अजीत डोभाल सर, उनके साथ मिलकर सिक्किम को भारत में विलय कराया था। और इसी इंसिडेंट के बाद जो भारत के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल सर, उनकी ख्याति बढ़ गई और उन्हें 7 साल की सर्विस के बाद ही प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। अच्छा, आपको पता है ये 74 के ऑपरेशन के बाद फिर अजीत डोभाल सर अपने नेक्स्ट मिशन पे कहाँ गए थे? इस इंसिडेंट के बाद वो फिर पाकिस्तान चले गए थे 6 सालों के लिए। और आप सबने वो मूवी देखी होगी मिशन मजनू, जिसमें वो स्पाई बन के वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिटेल्स निकालता है, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा। वो एक्चुअली वो अजीत डोभाल ही सर थे जो वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी डिटेल्स इंडियन गवर्नमेंट को दिए थे। हालांकि ये अलग बात है कि उस समय के तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनकी गलती की वजह से इनकी जान भी जा सकती थी पाकिस्तान में, पर फिर भी इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वो सारे डिटेल्स इंडियन गवर्नमेंट को दिए थे। धन्यवाद।